नमस्कार। मैं पोरस कुमार, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम राजस्थान में आर्यों का प्रवेश कैसे हुआ और आर्यों के आने के बाद में जनपदों की स्थिति या फिर जिन आर्य जनपदों का उदय हुआ उनके बारे में बात करेंगे। और इन्हीं में से एक जनपद है मत्स्य जनपद। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है और उससे कुछ ऐतिहासिक तथा भौगोलिक जानकारी भी मिलती है। आर्यों के भारत प्रवेश की तिथि अथवा उनके मार्ग के बारे में ऋग्वेद में कोई बात नहीं कही गई है, किंतु विद्वानों का ये मानना है कि किसी कारणवश सरस्वती और दुष्टती कांठे की प्राचीन बस्तियां वहां से हटकर पूर्व अथवा दक्षिण की ओर बढ़ने लगी थी। उसी समय भारत में आर्यों का प्रवेश हुआ। आर्यों को बसने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश थी और उनके कुछ समूह सरस्वती तथा दुष्टती नदियों की उपत्यकाओं में आकर बस गए। ऋग्वेद में जिन प्रमुख आर्य दलों का वर्णन है उनमें मत्स्य भी है। मत्स्य आर्यों ने सर्वप्रथम भरतपुर, जयपुर तथा अलवर के प्रदेशों में अपनी बस्तियां बसाई और इस तरह से राजस्थान में आर्यों के बसने का सिलसिला शुरू हुआ। सरस्वती नदी के चारों ओर के प्रदेशों पर आर्यों के पुरु दल ने अधिकार जमाया और राजस्थान के पश्चिमी तथा गुजरात की तरफ यदु दल ने अपनी बस्तियां कायम की। महाभारत और पौराणिक गाथाओं से पता लगता है कि आर्यों की यादव शाखा के कृष्ण और बलराम जांगल, बीकानेर, मरुकांता और मारवाड़ आदि क्षेत्रों से गुजरे थे और पुष्करारण्य एवं अर्बुदांचल की गणना आर्यों के प्रमुख तीर्थों में की जाती है। इस प्रकार महाभारत से आर्यों के शाल्व नामक समूह का भी पता लगता है, जो कि भीनमाल, सांचौर और सिरोही के क्षेत्र में बसा हुआ था। जहाँ तक मत्स्य जनपद की बात करें तो मत्स्य जनपद राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखता है। भारत में प्रारंभिक आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जिन आर्य जनपदों का उदय हुआ उनमें मत्स्य जनपद भी था। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि मत्स्य जनपद आधुनिक जयपुर, अलवर, भरतपुर जिलों के मध्यवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ था। ऐसा अनुमान है कि इस जनपद का विस्तार चंबल की पहाड़ियों से पंजाब में सरस्वती नदी के सीमावर्ती जंगल तक था और इससे स्पष्ट है कि यह जनपद न होकर एक महाजनपद था और बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। मत्स्य लोगों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में राजा सुदास के विरोधियों के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में मत्स्यों का उल्लेख एक प्रमुख आर्य समूह के रूप में किया गया है। कौशिकी उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसी प्रकार इस महाजनपद का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, यह जाति सरस्वती नदी के किनारे पर आबाद थी और मत्स्यों के एक राजा द्वैतवन ने सरस्वती नदी के तट पर प्रमुख आर्यजनों द्वारा संपन्न किए गए अश्वमेघ यज्ञ में भाग लिया था। मनु संहिता के अनुसार मत्स्य जनपद ब्रह्म ऋषि देश का एक भाग था। अतः प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद एक महत्वपूर्ण आर्य जनपद था। महाभारत में मत्स्य लोगों और उनके महाजनपद का अनेक प्रसंगों में उल्लेख मिलता है। एक स्थान पर कहा गया है कि जंगलों में भटकते हुए पांडवों ने इस क्षेत्र में काफ़ी समय बिताया था। इस क्षेत्र के लोग जरासंध के भय से उत्तर की ओर पलायन कर गए थे। एक अन्य प्रसंग में लिखा है कि अपने पूर्वी अभियान के दौरान भीम ने इस देश को जीता था। सहदेव ने भी अपने दक्षिणी अभियान के दौरान इस क्षेत्र के कुछ भूभाग को जीता और अर्जुन ने अपने अज्ञातवास के समय इसी देश का चयन किया था। महाभारत काल में मत्स्य जनपद पर विराट नामक राजा का शासन था। ऐसी मान्यता है कि इसी राजा ने जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विराट नगर अथवा विराटपुर या वर्तमान बैराट को बसाया था और इस नगर को मत्स्य देश की राजधानी बनाया। महाभारत के विवरण के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष छद्म वेश में विराट राजा की सेवा में व्यतीत किया था।
महाभारत के युद्ध के समय राजा विराट एक शक्तिशाली सेना के साथ पांडवों की सहायता के लिए कुरुक्षेत्र में जा पहुंचा, क्योंकि अज्ञातवास के अंतिम दिनों में दुर्योधन को इसकी भनक पड़ी और उसने बिना किसी उचित कारण के विराट पर आक्रमण कर दिया और उसकी सेना मत्स्य जनपद के पशुधन को हाँक कर ले जाने लगी। संयोगवश उसी दिन पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम क्षण गुजर चुका था और अर्जुन ने गांडीव को हाथ में संभाल कर दुर्योधन की कौरव सेना को मार भगाया। कौरव सेना पशुधन को छोड़कर भाग गई, किंतु इस घटना से राजा विराट को पांडवों का वास्तविक परिचय मिल गया और प्रसन्न होकर राजा विराट ने अपनी पुत्री राजकुमारी उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया। महाभारत के विवरण के अनुसार युद्ध में भीष्म पितामह ने मत्स्य देश के अनेकों सैनिकों को मार गिराया। द्रोण ने एक ही प्रहार में मत्स्य देश के 500 घोड़ों को मार गिराया। कर्ण ने भी मत्स्य सेना की रीढ़ तोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में राजा विराट अपने 3 पुत्रों उत्तर, श्वेत और शंख के साथ पांडवों के पक्ष में लड़ता हुआ मारा गया। उसका दामाद अभिमन्यु भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु के बाद उत्तरा ने परीक्षित नामक पुत्र को जन्म दिया। वही परीक्षित बाद में पांडव तथा उनके विशाल राज का उत्तराधिकारी बना। अब मत्स्य जनपद या महाजनपद की अगर शासन व्यवस्था की बात करें तो मत्स्य देश की प्रारंभिक शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या रहा होगा ये कहना कठिन है, परंतु शतपथ ब्राह्मण एवं महाभारत के विवरणों से एक बात स्पष्ट है कि मत्स्य महाजनपद में दीर्घावधि तक राजतंत्रात्मक शासन पद्धति का अस्तित्व रहा होगा और उसकी शासन व्यवस्था वैदिक युग के अन्य राजतंत्रात्मक जनपदों की भांति ही रही होगी। महाभारत के कर्ण पर्व में लिखा है कि मत्स्य देश के लोग आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी उन्नत एवं श्रेष्ठ थे। वे लोग सत्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ सदैव तत्पर रहते थे। लोगों का जीवन सुखी और समृद्ध था। समाज में स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान था। वे लोग स्वादिष्ट भोजन के शौकीन थे। नाना प्रकार के साधनों से अपना मनोरंजन करते थे। चौपड़ और पासे खेलना, संगीत और नृत्य, घुड़सवारी और शिकार मनोरंजन के मुख्य साधन थे। संगीत और नृत्य के प्रति मत्स्य लोगों की अभिरुचि का भी पता लगता है। लेकिन मत्स्य जनपद को प्रारंभ से ही अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था। वस्तुतः आर्यों के संक्रमण काल में सभी प्रमुख आर्य जनपद अपनी सीमाओं को राजनीतिक सत्ता के प्रभाव को बढ़ाने में संलग्न थे। सालवों की भांति चेदी महाजनपद भी मत्स्य का पड़ोसी था और दोनों के मध्य प्राय संघर्ष हुआ करता था। महाभारत में चेदी वंश के शिशुपाल और सहज नाम के राजाओं का उल्लेख मिलता है, जो अत्यधिक शक्तिशाली थे। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का समकालीन था और उन्हीं के हाथों मारा गया। एक बार चेदी महाजनपद ने बड़े पैमाने पर मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर दिया और इस संघर्ष में मत्स्य लोग बुरी तरह पराजित हुए और चेदियों ने मत्स्य महाजनपद को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। महाभारत से ये भी जानकारी मिलती है कि सहज नामक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों महाजनपदों को सम्मिलित रूप में शासन किया था, परंतु सहज का तिथिक्रम निर्धारित करना दुष्कर कार्य है। संभवतः चेदियों का प्रभुत्व अधिक समय तक कायम नहीं रह पाया हो और कुछ समय बाद मत्स्य महाजनपद स्वतंत्र हो गया हो। एक संभावना ये भी है कि शिशुपाल के बाद चेदियों ने पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था और अंत में उड़ीसा क्षेत्र में कलिंग राज्य की स्थापना की। उनके इस संक्रमण काल में मत्स्यों को स्वतंत्र होने का अनुकूल अवसर मिल गया। मत्स्य महाजनपद के पतन की बात करें तो हम ये पाते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का मत्स्य महाजनपद कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसके आक्रमण ने मत्स्यों के लिए नई समस्या उत्पन्न कर दी, जिससे उसके अस्तित्व और सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया। सिकंदर के आक्रमण से जर्जरित परंतु अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, शिवी तथा अर्जुनायन जातियाँ, जो अपने साहस एवं शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और अपनी अपनी सुविधा अनुसार यहीं बस गई। भरतपुर और अलवर के क्षेत्र में अर्जुनायन बस गए। अजमेर, टोंक, मेवाड़ के मध्यवर्ती क्षेत्रों में मालवों ने अपनी नई बस्तियां बसाई।
और चित्तौड़ के आसपास शिवियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इन नए पड़ोसियों के आगमन का मत्स्य के राजनीतिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उनकी विस्तारवादी नीति और सैनिक शक्ति के मध्य मत्स्य महाजनपद अधिक समय तक नहीं टिक पाया। धीरे धीरे मत्स्य महाजनपद की सैनिक शक्ति क्षीण होती चली गई और अर्जुनयन तथा मालव लोगों की शक्ति सुदृढ़ होती गई। चेदियों को स्वतंत्र होने के बाद मत्स्य महाजनपद को पहले मालवों और अर्जुनयनों से लोहा लेना पड़ा और उसके नियंत्रण से बहुत से क्षेत्र निकल गए। फिर भी उसका अस्तित्व बना रहा, परंतु इसके बाद उसे मगध की महासाम्राज्यवादी लिप्सा का शिकार होना पड़ा। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य भागों के महाजनपदों के समान मत्स्य महाजनपद को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में ये कहना कठिन है कि यह कार्य मगध के किस राजवंश ने किया था, क्योंकि हर्यक और शिशुनाग वंशों के समय मगध की सीमा काफ़ी सीमित रही थी। अतः अधिकांश विद्वानों का मानना है कि मगध के नंद सम्राटों के समय में मत्स्य जनपद को अपनी स्वतंत्रता से हाथ धोना पड़ा। मौर्यों ने तो निश्चित रूप से मत्स्य जनपद पर दीर्घकाल तक शासन किया था। मत्स्य की राजधानी बैराट से प्राप्त अशोककालीन अवशेष और बौद्ध स्मारक इस कथन की पुष्टि करते हैं। और इस तरह यूँ कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल से लेकर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष तक राजस्थान का मत्स्य महाजनपद प्राचीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है।